और अहाना धैर्य को अपने घर ले आए। उनका घर गांधी चौक के कीर्तन अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर था। कॉलोनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर साफ सुथरी और दिखने में अच्छी थी। धैर्या ने जब घर को अंदर से देखा तो उस घर में ज्यादा चमक नहीं थी। वह एक साधारण सा घर था, जहां बांस की कई सारी सुंदर सुंदर चीजें बनाकर रखी गई थी। हालांकि यह एक 2 BHK अपार्टमेंट था। एक दीवार पर प्रतिभा देवी के परिवार की फोटो के साथ उनके बॉक्सिंग में जीते गए पुरस्कारों के भी फोटो लगी हुई थी। आहाना ने धैर्या को सोफे पर बिठाया और उसे पानी देते हुए कहा, मासी यहाँ अकेली रहती हैं, तुम उनके साथ रह सकती हो। उनका बेटा और बहू अमेरिका में रहते हैं। और हाँ सुनो, मैं तुमसे अभी भी कह रही हूँ कि तुम्हें अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना है। आहाना ने अपनी बात खत्म की ही थी कि अंदर से प्रतिभा देवी की आवाज आई, अब बस करो, कितना डराओगी उस बच्ची को? पहले ही बेचारी इतनी परेशान है और तुम उसे और परेशान कर रही हो। आहाना ने मुंह बनाकर प्रतिभा देवी को देखते हुए कहा, मासी आप तो इसके आते ही मुझे भूल गई। प्रतिभा देवी ने हंसते हुए उसकी बाजू पर मुक्का मारते हुए कहा, अच्छा मैं तुम्हें भूल गई हूँ? ठीक है, तो जाकर हमारे लिए खाना बनाओ, शायद उससे मुझे तुम्हारी याद आ जाए। आहाना उतरे हुए चेहरे के साथ किचन में चली गई। प्रतिभा देवी ने धैर्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता की कमी को पूरा नहीं कर सकती, पर तुम्हें अकेला भी महसूस नहीं होने दूंगी। अब तुम और ये शैतान मेरी जिम्मेदारी हो। धैर्या को इतना अपनापन देखकर अपने अंदर एक गर्माहट और खुशी महसूस हुई। उसने तुरंत प्रतिभा देवी को गले लगा लिया। 8 महीने बाद देहरादून के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एक VIP रूम के अंदर एक लड़का बेजान सा बेड पर लेटा हुआ था। उसके सामने बेंच पर एक 55 साल की महिला बैठी थी, जो काफी रईस दिख रही थी और एक टक उस लड़के को देख रही थी। तभी उस रूम से एक आदमी बाहर आया, जो काफी लंबा था और उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ था। उसने अपना सर झुकाकर कहा, बड़ी मालकिन हुक्म करें। उस औरत ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, हेमंत हम चाहते हैं तुम उन्हें दोबारा ढूंढो और यह काम मुझे अगले 2 घंटे के अंदर चाहिए। हेमंत ने सर झुकाकर हाँ कहा और चला गया। उस औरत ने बेजान पड़े लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम अपना वंश इस तरह खत्म नहीं होने देंगे। वायु आपको ठीक होना होगा। ये कहते हुए उस औरत की आंखों से आंसू आ गए। 2 घंटे बाद हेमंत वापस आया। उसने कहा, बड़ी मालकिन हमें वह मिल गए हैं और खबर सही है। वह औरत आंखों में एक चमक लिए खड़ी हुई और उसने कहा, हमें अभी वहां ले चलो। देहरादून की सड़कों पर 3 चमचमाती काली कार एक साथ चल रही थी। वो सभी कार एक छोटे से घर के पास आकर रुकी। उनमें से कुछ बॉडीगार्ड उतरे और बीच में खड़ी रोल्स रॉयल कार का दरवाजा खुला, जिसमें से एक क्रीम कलर की शिफॉन की साड़ी में एक औरत बाहर आई। धूप की वजह से उसके गले में पहना हुआ डायमंड का नेकलेस चमकने लगा। बॉडीगार्ड ने जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाया। शोभा जी ने आकर दरवाजा खोला। अपने सामने खड़े इतने हट्टे कट्टे लोगों को देखकर वो डर के मारे पीछे हट गई। उन्हें लगा ज्योति ने कुछ किया होगा, तभी यह लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि ज्योति हमेशा ही कुछ न कुछ परेशानी खड़ी करती रहती थी। उन्होंने मन में कहा, अब यह क्या नई मुसीबत है। तभी उन बॉडीगार्ड के बीच में से एक आवाज आई, हम आपसे बात करना चाहते हैं। शोभा ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी और अपने सामने एक अमीर औरत को देखकर उनकी आंखें लालच से टपकने लगी। उसने उन्हें अंदर बुलाया। वह औरत वहां जाकर सोफे पर बैठ गई। तब तक वनराज जी भी वहां आ गए थे और वह भी वो सब देखकर उतना ही हैरान थे जितना शोभा हुई थी। तभी उस औरत ने कहा,
हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप बैठ जाइए। शोभा और वनराज बैठ गए तो उस औरत ने फिर कहा, हमारा नाम निर्मला देवी राजवंश है। हम आपकी बेटी से मिलना चाहते हैं। राजवंश यह नाम सुनते ही दोनों बुरी तरह चौंक गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ज्योति ने राजवंशों से पंगा कैसे ले लिया। वनराज जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैम, अगर हमारी बेटी से कोई गलती हुई हो तो हम उसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। वह बच्ची है। अगर उसने आपका किसी भी तरह से अपमान किया है तो उसे माफ कर दीजिए। निर्मला देवी कुछ बोलने ही वाली थी, तभी पीछे से किसी की आवाज आई, मम्मी, घर का सारा सामान लाने में कितनी परेशानी होती है। पीछे ज्योति खड़ी थी। उसके दोनों हाथों में बड़े बड़े थैले थे। उसने एक प्लाजो सूट पहना था जिसमें उसका प्रेगनेंसी पेट साफ नजर आ रहा था। निर्मला देवी ने जैसे ही ज्योति को देखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह उठकर खड़ी हुई और उन्होंने ज्योति के पेट को हाथ लगाते हुए कहा, हमारा वंश अभी भी जिंदा है। इस समय उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी उनकी नजर ज्योति के हाथों में पकड़े हुए बड़े बड़े बैग्स पर गई और उन्होंने गुस्से में कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे वंश को जन्म देने वाली लड़की से इस तरह का काम करवाए। शोभा वनराज तो उनकी आवाज से डर के कांपने लगे थे। निर्मला देवी ने अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। 2 आदमी तुरंत आगे आए और उन्होंने ज्योति के हाथ से बैग लेकर अंदर रख दिया। निर्मला देवी ज्योति का हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, आपकी तबीयत कैसी है? आपको कैसा महसूस होता है? ज्योति बुरी तरह कंफ्यूज थी और उसने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। निर्मला देवी ने एक आहा भरते हुए कहा, गलती हमारी है, हम आपको बताते हैं। हम निर्मला देवी राजवंश खानदान की हेड हैं। हमारा पोता वायु राजवंश, जिसे शायद आप लोग जानते होंगे, आपकी कोख में जो बच्चा है वह हमारे पोते वायु राजवंश का है। हमारे पोते ने आपके साथ वह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर कुछ कारणों से हमने उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को कहा था। हम जानते थे कि हम एक मासूम लड़की की जीवन के साथ खेल रहे थे, पर शायद यह ईश्वर की इच्छा थी जो आपने हमारे आने वाले पर पोते को अपने पास रखा। हम आपके आभारी हैं। ज्योति ने कहा, तो आप क्या चाहती हैं? निर्मला देवी ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। हम आपकी पूरी देखभाल करेंगे। यदि आप वापस जाना चाहें तो आपको आपकी इच्छा अनुसार वापस भेज दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम इस बच्चे को अपने पास रखेंगे। ज्योति के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसने कहा, मैं आपके साथ चल सकती हूँ और आपको यह बच्चा भी दे सकती हूँ, पर क्या आप अपने पोते की शादी मुझसे कराएगी? निर्मला देवी एक पल के लिए हैरान हो गई, पर यह उनके वंश का सवाल था। उन्होंने कुछ सोच समझकर हाँ कह दिया और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद वनराज और शोभा अविश्वास से अपनी बेटी को देख रहे थे। शोभा ने कहा, ज्योति, तुमने कहा था कि यह बच्चा राघव का है और वह औरत यहाँ आकर ये कह रही है कि ये उनका पोता है। ज्योति ने सोफे पर बैठकर पानी पीते हुए कहा, यह लगभग आधा सच है। फिर उसने हॉस्पिटल से लेकर धैर्य के साथ जो उन्होंने किया वह सब कुछ बताया। शोभा ने कहा, पर अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने झूठ बोला था तो क्या होगा? वह लोग काफी खतरनाक हैं। ज्योति ने बड़े आराम से कहा, माँ, कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था और उन्हें कौन बताएगा कि यह उनके घर का बच्चा नहीं है। हमारे लिए एक अच्छा मौका है। हम इसकी मदद से काफी अमीर बन सकते हैं। बस आपको मेरा साथ देना होगा। उसकी बात सुनकर शोभा और वनराज शैतानों की तरह मुस्कुराने लगे। इधर निर्मला देवी हॉस्पिटल रूम में बैठी हुई थी। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, रिपोर्ट में क्या है? डॉक्टर ने निराशा से कहा, वही जो हमने आपको पहले बताया था। मिस्टर वायु अब कभी पिता नहीं बन सकते हैं। एक्सीडेंट में उनके पैरों का पूरा हिस्सा सुन्न हो चुका था। हाँ, कुछ ही समय में वह चल जरूर सकते हैं, पर शायद ही मुमकिन है कि जीवन में कभी पिता बन सके।
अपने पीछे खड़े हेमंत को देखकर कहा, तुमने उस लड़की का राजवंश हवेली में रहने का इंतजाम किया? हेमंत ने हाँ में सिर हिलाया। निर्मला देवी ने वायु की तरफ देखते हुए कहा, हमें माफ कर दो बच्चे, पर यह फैसला बहुत जरूरी था। जब तुम कोमा से उठोगे तो शायद इस पर सवाल उठाओ, पर हम तुम्हें समझा देंगे।